आतंक के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। आतंकियों के खिलाफ एनआईए देश भर में छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही देश में अशांति फैलाने वाले गैंगस्टर्स दहशत में आ गए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक बार फिर से गैंगस्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। एनआईए ने देश के 7 राज्यों में छापेमारी की। टेरर लिंक को लेकर 50 से ज्यादा ठिकानों पर ये रेड डाली गई। एनआईए की छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना समेत कई गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई। एनआईए का मकसद भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच उभरते हुए गठजोड़ को खत्म करना है। झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकाने पर एनआईए ने छापा मारा। सुबह 4 बजे एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ नरेश सेठी के आवास पर रेड करने पहुंची। खबर है कि गैंगस्टर सेठी हत्या, फिरौती समेत अन्य कई संगीन मामलों में शामिल रहा है। वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। एनआईए सेठी की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल खंगाल रही है। साथ ही घर वालों से पूछताछ की गई। एनआईए ने भटिंडा के गांव जांडिया में भी छापेमारी की। यहां जग्गा जांडिया के घर पर रेड की गई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शार्प शूटर के घर हरियाणा के सोनीपत में जब एनआईए की टीम ने छापा मारा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही आतंक की फुलवारी पर आज एक बार फिर एनआईए की टीम ने रेड की। पीएफआई के 2047 के गजवाए हिंद प्लान को सफल बनाने के लिए भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन आतंकी, आईएसआई और गैंगस्टर्स के बीच इस नए गठजोड़ पर एनआईए का हंटर चल गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में दानिश के घर जो है दबिश दी थी। आज सुबह 6 बजे से ये छापेमारी जो चली है और इसके बाद देखिए किस तरह से इस वक्त एनआईए की टीम जो है वो पहुंची है पटना के फुलवारी शरीफ थाना। और आप समझिए 6 बजे सुबह से ये जो छापेमारी है वो चल रही थी। किस तरह से तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। गजवा हिंद मॉडल को लेकर के ये छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि दानिश जो है वो ये गजवा हिंद मॉडल जो व्हाट्सएप चैट था उसमें वो एडमिन था और उसके साथ साथ पाकिस्तान के एक फैज़न जो शख्स है वो भी उस ग्रुप का एडमिन था। और इस वक्त तस्वीरें देखिए किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं जब एनआईए की टीम जो है वो पटना के फुलवारी शरीफ थाने पहुंची हुई है और यहीं से जो है ये छापेमारियां की गई थी। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम पीएफआई आतंकी दानिश और उसके राजदारों के घर पर छापा मारकर कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई। बिहार में आईएसआई पीएफआई के सहारे आतंकी साजिश अंजाम दे रहा था तो दूसरे राज्यों में आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकी गैंगस्टर्स के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। भारत में पनप रहे आतंकियों के नए खेप को सिर से कुचलने के लिए सरकार ने एनआईए को खुली छूट दे दी है और अब एनआईए की टीम आतंकियों के फन को कुचलने में जुट गई है। तो आतंक की दुकान पर लगातार प्रहार जारी है। आइए आपको मैप के जरिए ये भी दिखा देते हैं कि एनआईए ने कौन कौन से राज्यों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। वॉल पर आपको वो मैप नजर आएगा जहां पर एनआईए ने छापा मारा है, जिसमें सबसे पहले पंजाब राज्य की बात करेंगे, पंजाब के बाद हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी। इधर बिहार आ जाइए, बिहार में भी छापेमार कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। तमाम राज्य जहां की अलग अलग लोकेशंस पर एनआईए ने छापा मारा है और आतंक पर आखिरी प्रहार किया जा रहा है और लगातार एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई भी जारी है। और इसी के साथ वंदे भारत में रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पाकिस्तान फिर से बेनकाब। प्रायोजक हैं दिव्यास्त्र अगरबत्ती। प्रार्थना दिल से।
हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 46 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। शिमला ग्रामीण सीट से विक्रमादित्य सिंह को मिला टिकट। हिमाचल चुनाव पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर मौजूद। आईएसआई के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी। रोड शो या रैली के दौरान पुलिस वर्दी में आतंकी कर सकते हैं आत्मघाती हमला। आईएसआई ने लश्कर को सौंपी हमले की जिम्मेदारी। केरल के सीएम और गवर्नर में तू मैं। पिनराई विजयन ने कहा राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था राज्यपाल के पद का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर सकता हूं। देश के 7 राज्यों में एनआईए की बड़ी छापेमारी। गैंगस्टर केस में 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन। सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, राघव भुज चक्की आटा। ट्राई कीजिए। एक बार फिर से केदार घाटी में हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही केदारनाथ का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में इस हादसे के बाद अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की केदार घाटी में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया जिसके बाद आग लग गई। कैप्टन अनिल मुंबई और जो पैसेंजर्स का नाम है, एक तो पूर्वा रामानुज, दूसरा कृति विराट, तीसरा उर्वी, चौथा सुजाता, प्रेम कुमार, कला। ये 6 लोगों का है। इनमें से 3 लोगों का गुजरात से बता रहे हैं, एक का जो है कर्नाटका से बता रहे हैं, एक झारखंड से बता रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन की बेल कंपनी का है। इसने सुबह 11:25 पर केदारनाथ बेस कैंप से नारायण कोटी गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही गरुड़ चट्टी के पास ये क्रैश हुआ। हादसे की जगह घना कोहरा और हल्की बर्फबारी भी हो रही है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ऑफिस ने ट्वीट करते हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना बहुत दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार से हादसे पर बात हो रही है, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, केदारनाथ के समीप गरुड़ चट्टी में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। राहत और बचाव कार्य हेतु एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस दुखद घटना के विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे में मृतकों के नाम भी सामने आए जिसमें पूर्वा, कृति, उर्वी, सुजाता, प्रेम कुमार, काला और पायलट अनिल सिंह हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद कई सवाल हैं कि आखिर जब विजिबिलिटी इतनी कम थी तो आखिर उड़ान क्यों भरी गई। इसके साथ ही तमाम सवाल जो जांच के दायरे में आएंगे। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, कौन सी कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर था जिसने उड़ान भरी, उसकी डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। क्योंकि यह हादसा कैसे हुआ जिसके बाद 7 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ से गुप्तकाशी यह हेलीकॉप्टर जा रहा था। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे, वहां से वापस लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर बेल 407 BTRPN दिल्ली की एक कंपनी है और इसी का यह हेलीकॉप्टर जो कि संचालित हो रहा था। कंपनी का नाम आर्यन एविएशन है, जो श्रद्धालुओं को लेकर जाता था, उन्हें वापस लेकर आता था और ऑपरेट करता था उस इलाके में। हेलीकॉप्टर के पहुंचने पर बारिश शुरू हुई, मौसम लगातार खराब चल रहा था और साथ ही धुंध
कोहरा, सब कुछ हो रहा था। 15 मिनट के भीतर तेज बारिश होने लगी, यानी कि अचानक से मौसम में तेज बदलाव हुआ। विजिबिलिटी उसकी वजह से काफी कम थी। घने कोहरे, बारिश के बाद विजिबिलिटी लगातार घटती रही और ऐसे में यह हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था जिसमें श्रद्धालु मौजूद थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उसमें आग लग गई। वो तस्वीरें भी हमने देखी कि कैसे अचानक से हवा में ब्लास्ट होता है और एक तरीके से आग के गोले में तब्दील होता यह हेलीकॉप्टर नजर आता है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। इस हेलीकॉप्टर में अधिकतम 6 लोग सवार हो सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 6 लोगों की है। इस हेलीकॉप्टर में सीटिंग कैपेसिटी जिसका नंबर 6 है, लेकिन 7 लोग उसमें मौजूद थे। 7 लोगों को लेकर क्यों उड़ान भरी गई? जाहिर बात है कि इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। 7 लोगों को लेकर यह हेलीकॉप्टर उड़ता है। ये 7 लोग हादसे का शिकार होते हैं, जिनकी जान चली जाती है इस हादसे के बाद, जिसके बाद हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो डरावनी थी, क्योंकि जगह जगह मलबा बिखरा पड़ा हुआ नजर आया और 7 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। अब बात करेंगे भारत में हुई इंटरपोल महासभा की, जिसका 25 साल बाद आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हुआ यह सम्मेलन 21 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 195 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय भारत और इंटरपोल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 2022 में आजादी के 75 साल पूरे कर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इंटरपोल भी एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के करीब जा पहुंचा है। 2023 में इंटरपोल अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। The Interpol is also approaching a historic milestone. In 2023, Interpol will be celebrating 100 years of founding. इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में 25 साल बाद हो रहा है। इस लिहाज से ये भारत के लिए काफी खास है। 21 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में अपराध और उसके रोकथाम को लेकर चर्चा होगी। इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी और भविष्य की आपराधिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पर नकेल कसने की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। तो 25 साल बाद भारत में इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन आखिर इंटरपोल क्या है ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि भारत में इससे पहले 1997 में इंटरपोल महासभा हुई थी, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। इंटरपोल आखिर है क्या? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को इंटरपोल कहा जाता है, जो इन तमाम चीजों को मॉनिटर करती है। दुनिया भर के जो पुलिस नेटवर्क हैं उनको जोड़ना, कैसे उनका आपसी सहयोग बढ़े, ये है इसका मुख्य काम। फोकस इंटरपोल का इसी पर रहता है, बेहतर कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना। फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इंटरपोल से 195 देश, 195 कंट्रीज जुड़े हुए हैं। हर देश अपने पुलिस अधिकारियों को डेपुटेशन पर इंटरपोल में भेजते हैं, उसमें काम करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए और सामंजस्य स्थापित करने के लिए। ऐसे क्राइम या अपराधी के खिलाफ जांच होती है जो कि कई देशों में फैला हुआ हो, यानी कि एक्सपैंडेड तमाम कंट्रीज में हो, और इसीलिए इंटरपोल खास तरह से काम करता है आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए, ताकि इस तरीके के अपराधों को रोका जा सके, इन पर काबू पाया जा सके। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खतरे से निपटने को लिए दुनिया को एक साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद, ड्रग कार्टेल, अवैध शिकार करने वाले गिरोहों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होना चाहिए। आगे ये भी कहा कि सेफ और सिक्योर दुनिया हमारी साझा जिम्मेदारी है। अच्छी ताकतें सहयोग करती हैं तो अपराध की ताकतें कम नहीं कर सकती। Friends, India has been combating transnational terrorism for several decades. Long before the world woke up to it, we knew the price of safety and security. That terrorism is fought only the physical space. It is now spreading its presence through online radicalization and cyber threats. Each nation is working on strategies against them. But
what we do within our borders in our longer enough, there is need to further develop international strategies. लेकिन इसी इंटरपोल महासभा में पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई। दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल पूछा गया तो पाकिस्तान का डेलीगेशन आंख चुराते नजर आया। सवाल सुनने के बाद चुप्पी साध ली, मुंह पर उंगली रख ली। इससे पहले 16 सितंबर को एससीओ समिट में भी जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मसूद अजहर को लेकर सवाल पूछा गया तब वो भी चुप्पी साध गए थे। एक के बाद एक आपको दोनों वीडियोस भी दिखा देते हैं। ये पहली तस्वीर आज की जब इंटरपोल महासभा में पाकिस्तान का डेलीगेशन पहुंचा था। सवाल दाऊद इब्राहिम को लेकर, हाफिज सईद को लेकर किया गया, उनके एक्स्ट्राडिशन को लेकर किया गया। पहले तो सवाल का जवाब देने से इनकार करते नजर आए, लेकिन उसके फौरन बाद जब सवाल सामने आया तो पाकिस्तानी डेलीगेशन ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम, जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप पीएम शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सर। पीएम साहब هم مسؤول كتاب مليون أولاد كفلا. I think it's enough. दाऊद पर चुप्पी, मसूद पर चुप्पी, यही है पाकिस्तान का एक्सपोजे। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके खिलाफ पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। हमले के लिए लश्कर के आतंकियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर हैं। ये अलर्ट ऐसे समय पर आया जब प्रधानमंत्री मोदी एक हफ्ते में गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अलर्ट के बाद अब तक मोदी के कार्यक्रम में किसी भी बदलाव के संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सुरक्षा एजेंसी सतर्क है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में इजाफा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले का काम आईएसआई ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सौंपा है। खुफिया एजेंसीज ने दावा किया कि आतंकी प्रधानमंत्री मोदी की किसी रैली या कार्यक्रम को निशाना बना सकते हैं। आतंकियों ने आत्मघाती हमले की प्लानिंग की है। इसके लिए वो किसी रैली या रोड शो में पुलिस की वर्दी में एंट्री ले सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी दीपावली पर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आने वाले हैं। सैनिकों के साथ दीपावली की खुशियां भी मनाएंगे और अपने आराध्य की भक्ति में डूबे भी नजर आएंगे। आईएसआई के अलर्ट के बाद उनके दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। जैसे कि कहा यह जाता है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वैसी ही चाक चौबंद सुरक्षा नजर आएगी। 23 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, दीपोत्सव में होंगे शामिल। दीपोत्सव की बेहंगम तस्वीर जो नजर आती है उसका हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री मोदी दीपावली के मौके पर। और उससे पहले 21 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। केदार धाम, बद्रीनाथ भक्ति में डूबे नजर आएंगे प्रधानमंत्री। और आइए अब आपको तफसील से यह भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार दीपावली कैसे मनाने वाले हैं, यानी कि उनका क्या कार्यक्रम नजर आएगा दीपावली के इस खास मौके पर। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा देखने को मिलेगा, जहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भक्ति में लीन उनकी वो तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। केदारनाथ धाम में विकास कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही आदि शंकराचार्य समाधि स्थल भी प्रधानमंत्री मोदी के जाने का कार्यक्रम रहेगा। बद्रीनाथ में भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी रात में बद्रीनाथ में ही विश्राम करने वाले हैं। तो उधर चमोली में सैनिकों के साथ दीपावली प्रधानमंत्री मनाएंगे और यही है उनका चिर परिचित अंदाज।
लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी राम की नगरी यानी कि अयोध्या के दीपोत्सव में भी शामिल होने वाले हैं और उस दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाने का कार्यक्रम तय माना जा रहा है। तारीख होगी 23 अक्टूबर, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक अयोध्या में रहेंगे। दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। रामलला के दर्शन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण की समीक्षा भी करेंगे और सरयू नदी की आरती और दीपोत्सव में शामिल होंगे। आतिशबाजी देखने के बाद अयोध्या से वो रवाना हो जाएंगे और ये है प्रधानमंत्री का दीपावली का कार्यक्रम। और अब बात करेंगे गुजरात के गांधीनगर की, जहां पर आज से डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस एक्सपो में भारत के दमदार हथियारों की प्रदर्शनी लगी है और ये सारे हथियार मेक इन इंडिया हैं, हिंदुस्तान का शौर्य बढ़ा रहे हैं। दुनिया देखेगी भारत का दम। डिफेंस एक्सपो का शुभारंभ। हथियारों की भव्य प्रदर्शनी। एक्सपो का आगाज, भारत करेगा राज। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत हो गई है। इस बार की थीम 3D है, जिसमें हथियार, रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होगा। भारत मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों को बढ़ावा दे रहा है। इस बार के डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजन के 12वें संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड है, जो इंडिया एट 75 और आत्मनिर्भर भारत के साथ संबंधित है। इस एक्सपो का उद्देश्य मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। यह आयोजन स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित, प्रोटोटाइप और उत्पादित सुरक्षा प्रणालियों की श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा। डिफेंस एक्सपो का ये 12वां संस्करण है, जिसका आयोजन गांधीनगर में किया गया है और तमाम रक्षा क्षेत्र में मौजूद तमाम उद्योगों की प्रदर्शनी इस पूरे हॉल में लगाई गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन रहा है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस उद्योग जगत में और रक्षा के क्षेत्र में यहाँ मौजूद वो तमाम चीजें उपलब्ध है जिसे भारत में बनाया गया है और विजन ये कि इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में हो, यानी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। डीआरडीओ के नेतृत्व में कई भारतीय उद्योग डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें रडार, सोनार, मिसाइल, विमान का निर्माण किया जाता है। इस एक्सपो में सभी कंपनियां अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। ताकत पिछले 5 सालों में इतनी बढ़ गई है कि भारत अब दूसरे देशों में, आप कह सकते हैं तकरीबन 75 देशों में डिफेंस से जुड़ी चीजों का निर्यात कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और इस विजन के साथ लगातार देश की ताकत बढ़ती जा रही है, देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस एक्सपो के दौरान सेना की ओर से साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे 5 दिन तक एक डेमो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनता भारत के दमदार हथियारों का दम देख सकेगी। यहाँ पर लोग कॉम्बैट फ्री फॉल्स देख सकेंगे, डीआरडीओ का रोबोटिक्स डिस्प्ले देखा जा सकेगा, कई ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं ये भी देखा जा सकेगा, हाई स्पीड जेमिनाई रन देखी जा सकेगी। इसके साथ ही दुश्मनों की चौकी को कैसे पलक झपकते तबाह किया जाता है ये भी देखा जा सकेगा। इंडियन एयरफोर्स का सारंग एरोबैटिक्स देखा जा सकेगा, पैरा मोटर एक्टिविटी देख सकेंगे और इस डेमो के आखिर में सभी सेनाओं का संयुक्त रूप से एक बैंड कार्यक्रम का भी आनंद ले सकेंगे। एक टैटू सेरेमनी के जरिए ये डेमो कार्यक्रम खत्म होगा। इस डिफेंस एक्सपो में अत्याधुनिक बंदूकें, गोला बारूद, ब्रह्मोस मिसाइल को भी शामिल किया जाएगा। इस बार के डिफेंस एक्सपो में बहुत कुछ खास होने वाला है। इस डिफेंस एक्सपो के जरिए भारत दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस डिफेंस एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कांग्रेस के लिए राम से बड़े रावण।
हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 46 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। शिमला ग्रामीण सीट से विक्रमादित्य सिंह को मिला टिकट। हिमाचल चुनाव पर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। अमित शाह, जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर मौजूद। आईएसआई के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो या रैली के दौरान पुलिस वर्दी में आतंकी कर सकते हैं आत्मघाती हमला। सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई ने लश्कर तैयबा को सौंपी हमले की जिम्मेदारी। केरल के सीएम और गवर्नर में तू मैं। पिनराई विजयन ने कहा राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था राज्यपाल के पद का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर सकता हूं। देश के 7 राज्यों में एनआईए की बड़ी छापेमारी। गैंगस्टर केस में 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड। आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भगवान राम से भी बड़े हो चुके हैं। राजस्थान के मंत्री के बयान से तो कम से कम कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो बयान दिया उस पर अब बवाल मचा है। अस्तित्व खो रही कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ समय समय पर दूसरे बड़े नेता भी शामिल होते जाते हैं। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा राहुल गांधी की भक्ति में इतने लीन हो गए, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। मंत्री जी ने राहुल गांधी को राम से बड़ा बता दिया और कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा ऐतिहासिक है, जो भगवान राम की पैदल यात्रा से भी ज्यादा बड़ी है। परसादी लाल मीणा ने कहा कि भगवान राम अयोध्या से श्रीलंका पैदल गए थे, लेकिन राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे। मंत्री जी ने राहुल भक्ति में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है वो पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा। इधर महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जीत का बड़ा दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया। बीजेपी को शहरी पार्टी कहा जाता है, लेकिन अब इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से हो रही है। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी परचम लहरा रही है। महाराष्ट्र में भी यही दिखा। बीजेपी ने ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया। बीजेपी ने कहा कि उनकी पार्टी ने करीब 400 सीटों पर परचम लहराया। इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया। बीजेपी 397 सीट जीतकर ग्राम पंचायत चुनावों में पहले नंबर की पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली बाला साहेबांची शिवसेना के साथ संयुक्त आंकड़ा 478 पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 397 जगह हम जीते और हमारे साथ जो बाला साहेबांची शिवसेना है वो 97 जगह जीती है। यानी हम दोनों मिलाकर 889 में तकरीबन 500 से थोड़ा कम ग्राम पंचायत हमने जीती है। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी की सारी पार्टियों के कैलकुलेशन से भी हम बहुत आगे हैं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में मिली जीत बीजेपी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे लग रहा है कि बीजेपी गांव में पैर पसारने में सफल रही, जबकि महाविकास आघाड़ी सिमटती जा रही है। किस पार्टी का कितनी सीट पर कब्जा? कांग्रेस ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की। एनसीपी ने 98 सीटों पर परचम लहराया, जबकि उद्धव की पार्टी 87 ग्राम पंचायत सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी के दावे पर महाविकास आघाड़ी का अपना तर्क है। एमवीए नेताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत चुनाव कभी भी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है। ऐसे में बीजेपी का दावा सही नहीं है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से अलग होने का कदम सही साबित हुआ। जनता ने विश्वास के साथ वोट किया और लोगों का भरोसा नतीजों में साफ दिखा। बीजेपी ने ग्राम पंचायत में जीत दर्ज कर बता दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जनाधार गांव में बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मुंबई से है। आर्यन खान मामले में एक बड़ा खुलासा, जिसमें समीर वानखेड़े की बड़ी हैं मुश्किलें।
8 एनसीबी अधिकारियों की भूमिका पर संदेह। एजेंसी ने मामले में 65 लोगों के बयान दर्ज किए और कुछ लोगों ने कई बार अपने बयान में बदलाव किया है। एनसीबी की जांच रिपोर्ट आई है, उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजेंद्र सिंह गुड़ा को बिन पेंदी का लोटा बता दिया, जिसके बाद अब गुड़ा ने पलटवार कर दिया है और दोनों नेताओं के बयान भी आपको सुनने चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी बात को शायद उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते हो। हम उन्हीं के गांव में बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित थे। आप किसी से भी पूछिएगा कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है क्या। जो व्यक्ति राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पलटा जो है पैंदा बिना पैंदे का कब किधर गुड़क जाए, मुझे लगता है लोटा तो नहीं है, लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। गजेंद्र सिंह जी को शेखावाटी की राजनीति जानते नहीं है। शेखावाटी में जन्म ही लिया है, पैदा होने से नहीं। शेखावाटी के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि शेखावाटी में 21 सीट है, 3 रिजर्व है, 18 सीट बाकी जनरल है। उनमें आके चुनाव लड़ लो, पता चल जाएगा क्या होता है।